वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और उसी श्रेणी में आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पॉलिटी का डिस्कस करेंगे। राज व्यवस्था है जिसमें हमारा आया हुआ सारा क्वेश्चन है। लाइक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 67 री एग्जाम जो कि 30 सितंबर को हुआ था, है ना। तो उसमें देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? ठीक है, देखिए उस समय क्या बिहार से दो लोग थे। फर्स्ट वन जो आपके जगजीवन राम और दूसरा राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों अंतरिम मंत्रिमंडल में थे शामिल। ठीक है, तो इन दोनों का तो आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये रिपीटेडली पूछ रहा है बीपीएससी। ठीक है, कंसेक्यूटिव री एग्जाम में भी है और आपका जनरल एग्जाम जो हुआ था 8 मई को उसमें भी है और साथ ही साथ फिर 66 वगैरह में भी कंटिन्यूअसली रहता है। तो आपको इसको मैं तो कहूँ कि आप जो है 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार है ना उसमें 7-8 विभाग हैं, उस सारे को आप एक बार अच्छे से देख लें ताकि वहाँ से जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको तुक्का मारने की स्थिति में ना रहें, बिल्कुल करेक्ट आप रिस्पॉन्स दें। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रम विभाग कंटिन्यूअसली जो है जगजीवन राम जो है उनके पास रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा जगजीवन राम। ठीक है, और ये जो है ना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा मंत्रिमंडल बना तो उसमें भी इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक अप्रोक्सीमेटली 32 इयर्स तक जो है इन्होंने मंत्रिमंडल को संभाला। तो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो इन्हीं का है। ठीक है, तो इस रूप में भी इनको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, डेट वाइज याद रखिएगा कि 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था। और ठीक है, और उस दिन प्रोटेम स्पीकर का जो कंसेप्ट है ना अस्थायी अध्यक्ष बनाने का, तो 9 दिसंबर को जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर को। ठीक है, 1946। तो इस दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और फिर उसके बाद 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर को फाइनली राजेंद्र प्रसाद जो है उनको चुन लिया गया था स्पीकर के रूप में, सभापति के रूप में। ठीक है, तो ये दिसंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमसे सिर्फ मंथ का नाम लेकर के पूछा है तो ये थोड़ा आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, बट ये आपको याद रखना है 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, और पहला बैठक भी यही माना जाता है। और एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो है वो सबसे लास्ट बैठक कब हुआ था, अंतिम बैठक। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे कि संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसके बाद ही हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 1950 से। ठीक है, बहुत सारे प्रावधान को तो कब 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन फाइनली जो है ओवरऑल सारा जो संविधान था हमारा वो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो गया एस्पेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल। ठीक है, देखिए यहाँ उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा उसके जितने भी सदस्य होते हैं, आइदर वो मनोनीत हो या वो इलेक्टेड हो, मतलब निर्वाचित हो। ठीक है, दोनों का इसमें सेम वोटिंग होता है। ठीक है, वोटिंग राइट सेम होता है। तो हमारे पास देखिए अभी क्या है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 545 है, और राज्यसभा में 240, ये 543 है और ये 245 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिए। और ये दोनों मिला करके ये जो है ना अभी हमारा स्ट्रेंथ होता है 545 का, लेकिन प्रेजेंट में क्या है 543 और ये 245।
ठीक है। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245। इसमें क्या होता है 233 प्लस 12 है ना, 12 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो आ जाएगा ये 8 एंड 7, ठीक है, 788। तो ये जो निर्वाचक मंडल में सदस्य की संख्या हो गई वो 788, ठीक है। ये अभी हमारा क्या 2 वैकेंट है ना, इसीलिए ये कंसेप्ट आया, ठीक है। ऐसे 545 अभी हमारा यहाँ इलेक्शन जो होता है 545 का होता है, ये याद रखेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की जाए कि मैक्सिमम कितना पोस्ट हो सकता है, तो ये कितना है 552, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। बीपीएससी में बना हुआ क्वेश्चन है, मिलेगा बात। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि एक राष्ट्रपति जो है एज लाइक आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका जो है यूएसए, वहां पे क्या है कि एक राष्ट्रपति लगातार 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है और 2 बार ही वो राष्ट्रपति के पद पे अपने आप को सुशोभित कर सकता है, ठीक है। बट हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो वो कितनी बार भी, ठीक है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है कितनी भी बार ये बन सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग को याद होगा कि उनका जो एज होता है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, तो 35 इयर्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ और भी जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखेंगे, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, ठीक है। लोकसभा के सत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो सामान्यतः कितने सत्र होते हैं लोकसभा के, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र, और वो कब होता है फरवरी में होता है ना, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक बजट पेश किया जाता है और बजट पे डिस्कशन वगैरह जो होता है वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, ठीक है, जो जुलाई अगस्त में होता है मानसून सत्र। और उसके बाद तीसरा सत्र जो होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर में, जिसको कहते हैं हम लोग शरद ऋतु का शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो सामान्यतः 3 सत्र होता है, बट कुछ परिस्थितियों में क्या होता है विशेष सत्र बुलाया जाता है। तो हमसे यहाँ पूछा गया सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो हम सामान्यतः में आंसर लगाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है। इसमें इनमें से कोई नहीं पे नहीं जाएंगे या एक से अधिक पे नहीं जाएंगे, सामान्यतः पूछा है हमसे, ठीक है। तो 3 विशेष सत्र भी बुलाया जाता है, लेकिन जो हमारा नियमित सत्र है वो 3 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, पहले से लिया गया है। प्रथम विधि आयोग जो है हमारे यहाँ कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था प्रथम विधि आयोग 1955 में, ठीक है। इसमें याद रखेंगे उस समय जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज MC सीतलवट, इनको बनाया गया था प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। बिल्कुल जीके क्वेश्चन है, ये सब याद कर लीजिएगा कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम हमारे CJI कौन थे, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जीके का क्वेश्चन है, कभी कभी बीपीएससी वहां भी जाता है अपने आप को लेकर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में हुआ था, जब हमारा इलेक्शन कब हुआ था 1951-52 में, तो उस समय क्या हुआ था कि सारे स्टेट यूटी साथ ही साथ सेंट्रल सारे इलेक्शन एक साथ किया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है डिले होते होते या तो किसी स्टेट में जो है कभी इलेक्शन जो हुआ वो सही से मतलब मेजोरिटी नहीं आ पाया किसी एक गवर्नमेंट को, तो बीच में ही सरकार अबॉलिश हुआ, इस तरह से करते हुए फिर क्या है सब डिसअरेंज हो गया है, अभी सब अलग अलग होता है। और अब फिर से एक बार चर्चा चल रहा था कि एक साथ इलेक्शन किया जाए। तो जब हम एक साथ इलेक्शन करने की बात करते हैं तो संविधान में क्या है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आपको जानना होगा कि किस किस अनुच्छेद में हमें सुधार करना होगा, तब हम इसको फिर से एक बार लागू कर सकते हैं। देखिए क्या होगा कि बहुत सारे राज्यों में क्या, अगर मान लीजिए हमने सेट किया कि हमें 2024 में लाइक लोकसभा का इलेक्शन है और उसी समय हम चाहते हैं कि सारे स्टेट का इलेक्शन करना, तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहां की या तो पहले जस्ट 2023 में या 2022 में इलेक्शन हो चुका है, तो उसका भी मात्र 1 साल होगा, तो उसका क्या है कि सेशन को हमको पहले खत्म करना होगा। और हो सकता है कि किसी का लाइक बिहार का 2025 में होना है, तो उसका थोड़ा सा पहले जाएगा, इस तरह से क्या है, और किसी का एक्सटेंशन, तो इस तरह से क्या होगा कि सबका जो सेशन जिसका चल रहा है उसको लाना होगा। तो साथ ही इसमें क्या होता है अनुच्छेद 83 है
ठीक है, और अनुच्छेद 84 है। ये दोनों क्या है कि हमारे संसद के सत्र के बारे में मेंशन है इसमें, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 84 में। उसी तरह से अनुच्छेद 172 और 174, ठीक है, इसमें हमारा मेंशन किया गया है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के सत्र के बारे में जो स्टेट में होता है। तो ये दोनों में हमको संशोधन की जरूरत होगी। और साथ ही साथ जो हमारा ये 356 है, ये क्या है कि जब भी इसको हम जानते हैं ना राष्ट्रपति शासन के रूप में, तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है कि जब हमारा संवैधानिक जो ढांचा है, मतलब ढांचा, संवैधानिक ढांचा का क्या मतलब हुआ कि हमने इलेक्शन करवाया स्टेट में, लेकिन किसी को मेजोरिटी में सरकार मेजोरिटी में सीट नहीं आ पाया, और उसके बाद गठबंधन भी वहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है, सारे पार्टी अलग अलग अपने में है कि हमें गठबंधन नहीं करना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सरकार का गठन नहीं होगा, और उस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और फिर से इलेक्शन की बात की जाती है। तो ये है आर्टिकल 356 के अंदर। तो हमारे पास क्या है, ये 3 है, यहाँ पे जो 3 हमें मेंशन किया, तो ये 3 आर्टिकल में हमें सुधार करने की जरूरत होगी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 383, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 356। तो आंसर जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। ठीक है, किस राज्य की बात किया गया है, तो यहाँ पे देखिए केरल में है पंचायत, है ना। बाकी ये नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इसको याद रखना है आपको। ये 3 स्टेट और एक यूटी, यूटी कहाँ, तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यूटी में भी पंचायत राज सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये 3 जगह, इसके साथ ही साथ यूटी, दिल्ली में पंचायत राज का व्यवस्था नहीं है, बाकी सब जगह है। इसका आंसर भी ये ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो होता है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, और इस परिसीमन, ठीक है, को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, 84th, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये 2002 में था। इसके तहत जो है ना 2026 तक के लिए परिसीमन को रोक दिया गया है, जो भी है। और ये परिसीमन जो हुआ है, ये सेंसस के, चूंकि परिसीमन जो भी होता है वो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, जनगणना के, जनसंख्या के अनुसार होता है। कितने जनसंख्या पे हमको जो है कंस्टिट्यूएंसी का फॉर्मेशन करना है, आइदर विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। ठीक है, तो ये जो है सेंसस 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग फॉलो किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 84th संविधान संशोधन 2002 का। ठीक है, और ये कब तक के लिए है, 2026 तक के लिए। अब 2026 के बाद ही फिर से परिसीमन किया जाएगा, और हो सकता है कि फिर से बाउंड्री में चेंज की जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय 1, देखिए ये क्या है, संघीय न्यायालय है। इसके अंतर्गत सब आते हैं, मानव अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, और संविधान का अंतिम विवेचक है। ठीक है, संविधान का अंतिम विवेचक कहने का मतलब क्या होगा कि संविधान का, जैसे हम जानते हैं ना कि संविधान को डिस्क्राइब करने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन हाई कोर्ट से भी ऊपर जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, हाई कोर्ट के जो विवेचना होता है उसको भी ओवरराइड करके उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय देता है अपना विवेचना करता है, उसको अंतिम माना जाता है। तो इसीलिए ये सारा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ई ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पंचायतों में वित्तीय समीक्षा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 280, ठीक है, 280 के तहत क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये कहाँ किया जाता है वित्त आयोग, तो सेंटर में। ठीक है, केंद्र में वित्त आयोग का गठन होता है, वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे क्या बात की गई है, पंचायतों के लिए। तो पंचायत के लिए क्या होता है, राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग, उसका नाम होता है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, तो ये राज्य वित्त आयोग जो है, हमारे पास पंचायती राज सिस्टम जो भी है उसका चर्चा कहाँ है, आर्टिकल
40 में जो डीपीएसपी में दिया गया है, और जब इसको हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया 1992 और लागू किया गया 1993 से, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ कि 243A to O, ठीक है, ये हमारा जो है ये है पंचायती राज के लिए, ठीक है। आर्टिकल 243A to O, आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी में इसका चर्चा किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। लेकिन क्या हुआ था कि जब ये डीपीएसपी में चर्चा किया गया तो ये क्या हो गया, बाइंडिंग नहीं रहा राज्यों के लिए कि हमको उस पर कानून बनाना ही है और पंचायतों को लागू करना ही है। तो फिर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, उसको संवैधानिक बना दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, जो प्रभावी हुआ 1993 से। और इसके तहत क्या हुआ कि आर्टिकल जोड़ा गया पंचायत राज के लिए वो 243A to O तक, ठीक है। और इसी 243 से जो 243 में जो 243I है, इसको याद रखेंगे 243I, ठीक है। तो 243I में जो है राज्य वित्त आयोग का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो यहां से बनाया जाता है राज्य वित्त आयोग, जो कि पंचायत की वित्तीय स्थिति जो है उसका समीक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है कि संसदीय समिति, जो संसद में समितियां बनाई जाती है ना अलग अलग कार्यों के लिए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जो कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है वो है अधीनस्थ विधान पर समिति। क्या है, अधीनस्थ विधान पर समिति, मतलब सबऑर्डिनेट समिति के रूप में ये काम करता है, ठीक है। और वो नियम विनियम को बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग, देखिए संविधान के अनुच्छेद से पूछ दिया डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद रखें। अब इस तरह से मान लीजिए सारा अनुच्छेद को हम याद नहीं रख सकते हैं, तो कुछ है टिपिकल, ये तो मान लीजिए 300 रखा, ऐसे 300 का या ये जिसको कहते हैं वो पूछना चाहिए था। संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या किया गया, पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स में था और उसको क्या गया संवैधानिक अधिकार कर दिया गया, ठीक है। बट ये 300 है, तो आप डीपीएससी देखिए आप कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखिए, एक बार कभी बैरक रखिए अपने पास जरूर, और जब भी मौका मिले आप फ्री हो तो बैरक को देखते रहिए, जो याद रह गया ठीक है। अदरवाइज अब मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आया एक दो तो स्किप कर सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इसमें पजल होने का जरूरत नहीं है कि हमसे पूछ दिया 300, हमसे पूछ दिया 310 तो हम क्या करेंगे। हाँ, जो लेकिन इम्पोर्टेंट है लाइक 330 है, 332 है, 333 सब 331 को हटा दिया गया जो एंग्लो से रिलेटेड था, है ना, लोकसभा में और विधानसभा में, तो उनको हटा दिया। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। 338 की बात की जाती है, SC/ST आयोग की बात की गई है, OBC आयोग बनाया गया है। तो ये सब जो आपको आर्टिकल है, कुछ आर्टिकल आपको याद रखना है, कम से कम आपको 50-60 आर्टिकल। पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 to 51 वो बिल्कुल आप याद रखेंगे, उसमें मैक्सिमम आर्टिकल से जो आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर अलग अलग जगह पे मतलब कुछ आर्टिकल्स का आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ क्या है कि हमारा आर्टिकल 30 जो है 300 जो है वो क्या है, मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है, ठीक है। बिल्कुल इसको देख लीजिए, याद रहे तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है ना, वो आधारित क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल कानून द्वारा है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि हम लोग जो है उसमें क्या बहुत सारे जो कस्टम है, रिचुअल्स है, तो जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों का जो अलग अलग कस्टम रिचुअल्स है ना, उसको भी जो है हमारे न्याय सिस्टम में जगह दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है न्याय में उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और साथ ही साथ ये परंपरा, ठीक है, जो ट्रेडिशन हमारे यहाँ चलते आ रहा है, ट्रेडिशन उसको भी हम लोग कानून व्यवस्था में फॉलो करते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमारा सही होगा और ये ई ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, महाराष्ट्र इसका आंसर है ना। महाराष्ट्र में पहला हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1971 में हुआ था। लेकिन अगर कहा जाए कि लोकायुक्त के लिए स्टार्ट किसने कर दिया था पहले, तो ये उड़ीसा कर दिया था 1968 में ही, लेकिन ये बना नहीं पाया था, ठीक है, ये बाद में बनाया था। और बिहार की अगर हम बात करें तो हमारे बिहार में लोकायुक्त कब से शुरू हुआ, तो हमारे बिहार में लोकायुक्त आया 1974 में, ठीक है, 1974 में बिहार में लोकायुक्त आया, गठन किया गया। और अभी प्रेजेंट में जो है हमारे बिहार में लोकायुक्त वो कौन है, तो श्याम किशोर शर्मा है, ठीक है, कौन है, श्याम किशोर शर्मा। इसको याद रखेंगे कि बिहार में अभी लोकायुक्त जो है, लोकायुक्त वो है श्याम किशोर शर्मा। और दूसरा चीज याद रखिए कि हमेशा ये लोग न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायमूर्ति, न्याय की मूर्ति होते हैं, ठीक है, बाकी जो हो बट इनको जस्टिस ही होते हैं इस पोस्ट पे, ठीक है, तो इनके नाम के आगे जरूर न्यायमूर्ति लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो इंडिया लेवल पे, जैसे लोकायुक्त क्या होगा स्टेट लेवल पे, और लोकपाल होता है सेंट्रल लेवल पे। और प्रथम लोकपाल जो बनाया गया पिनाकी चंद्र घोष को, उनका नाम याद रखिएगा, अभी वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, ठीक है, तो बिल्कुल पुराना एक क्वेश्चन है, याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, भारत के ये मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे, ठीक है, 1990 के दशक में। बीपीएससी पटांगी क्वेश्चन है, मतलब 1990 आप पूछ रहे हैं 2021-22 में, है ना, 22 में, और आप 1990 की बात कर रहे हैं, ना करंट से रिलेटेड है और ना ही कुछ है, ऐसा क्वेश्चन है, एक दो रहता है, इससे घबराएं नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल देखिएगा, रुकिए, शामिल ऐसे नहीं होगा, तालब विषय से होता है, ठीक है, तो शामिल नहीं है, इसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए 11वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची, अभी आपको बता रहे थे कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, जब संवैधानिक बनाया गया पंचायती राज सिस्टम को, पीआरआई को, तो उसके तहत क्या है, भाग भी जोड़ा गया, 9, ठीक है, भाग आया और अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि इसके तहत ये लाया गया। तो इसमें क्या था कि तकनीकी शिक्षा जो है, तकनीकी प्रशिक्षण, इसकी बात नहीं की गई थी और बाकी सारी चीजों की बात की गई थी। यहाँ क्या था, 29 सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है, ठीक है, 29 सब्जेक्ट 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज के लिए 29 सब्जेक्ट दिया गया है। और इसका जो वर्ग चर्चा है वो है आर्टिकल 243, ठीक है, 243G में। इसका चर्चा 243G में किया गया है, ठीक है। 243 में डी में जो है ना आपका डिस्ट्रिक्ट में जो बनाया जाता है ना कमेटी उद्योग वगैरह के लिए, उसकी चर्चा है, ठीक है। 243A से लेकर के जो है ना आपको कुछ कुछ आर्टिकल्स को याद रखना है, इसमें ग्राम सभा बैठक वगैरह के बारे में है, वो सब चीज़ों को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, वहाँ से बीपीएससी का क्वेश्चन रहता है, अभी आपको मिलेगा भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 113, देखिए 113 के अनुसार क्या होता है, वार्षिक बजट जो पेश किया जाता है उसमें अनुदान की मांगे संसद में पेश की गई, तो कितनी पूछा है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या था कि जब 2022 का बजट पेश किया जाता तो उसमें 102 अनुदान की मांगे थी, लेकिन ये जो डेटा है ना ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए आप जो है कोई डाटा पे नहीं जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है, इनमें से कोई नहीं, हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। ये याद रखेंगे कि यहाँ पे अनुदान की मांग के लिए फिक्स नहीं होता है, जो नियम वगैरह जो प्रोजेक्ट होता है प्लानिंग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अनुदान की मांग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है, पहले देखिए आपको याद होगा कि हमारे यहाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो आया ये कब आया था? 1952 में आया। और उसके बाद जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो सर्विसेज है, ठीक है, जो सेंट्रल में सर्विसेज बनाया गया और उसको फिर आगे तक बढ़ाने के लिए नेशनल विस्तार सेवा का गठन किया गया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का गठन ये किया गया था 1953 में। ठीक है, हमारे यहाँ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हम ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, ब्लॉक की बात करते हैं, तो क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था 1952 से। ठीक है, और इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो इसीलिए ब्लॉक को हम लोग कहा जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, उससे पहले क्या था हमारे यहाँ? सर्किल, जो सीआई का कंसेप्ट और सीओ हम लोग जानते हैं, पहले वो सर्किल में डिवाइड था राजस्व के पर्पज से। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आई, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आई, तो चूंकि ब्लॉक क्या होता है? डेवलपमेंट यूनिट होता है, सबसे छोटा, जो सबसे इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी प्लानिंग और प्रोग्राम जो बनता है ना, इम्प्लीमेंटेशन यूनिट माना जाता है ब्लॉक को, और इसीलिए ब्लॉक को डेवलपमेंट कहा जाता है, डेवलपमेंट यूनिट कहा जाता है। और इसीलिए वहाँ जो पोस्टेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। तो ये 1952 में बना, और एक्सटेंशन सर्विसेज जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ठीक है, यहाँ बिल्कुल देखिए आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ राज्य विधान परिषद है, अभी हमारे पूरे भारत में जो है 6 स्टेट है जहाँ की विधान परिषद है ना, 7 ऐसे हो जाता, बट जम्मू एंड कश्मीर का जो है उसको यूटी बना दिया गया, तो सिर्फ वहाँ पे विधानसभा बचा, यूटी बनने के बाद, है ना, वहाँ पे खत्म कर दिया गया विधान परिषद को। तभी हमारे पास क्या है? 6 है, जिसमें से 2 हमारे बिहार हो गया, यूपी है, ठीक है, उसके बाद नीचे है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये 6 है, इसको याद रखेंगे। नाउ अब देखिए कि जो ये कंसेप्ट है कि यूटी में जितने भी लोग होते हैं उनका जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन होता है ना, तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, लाइक उसमें क्या है, 1/3 भाग जो है ये स्थानीय निकायों के द्वारा किया जाता है, जो पंचायत के सदस्य हो गए, ठीक है, और या तो फिर जो अर्बन निकाय है, लोकल अर्बन निकाय होता है ना, जिसमें हम नगर पालिका, नगर निगम की बात करते हैं, तो उसके द्वारा होता है। 1/3 जो है वो विधानसभा के द्वारा होता है, ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद 1/6 जो भाग है वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जो मनोनीत होते हैं। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा ये मनोनीत होते हैं। और 1/12 भाग जो होता है जो स्नातक के द्वारा होता है। ठीक है, स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो जाना चाहिए, और तब 1/12 भाग जो है वो शिक्षक के द्वारा होता है। तो ये कौन शिक्षक होते हैं? जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, और वो भी जो 3 साल अपना सेवा पूरा कर चुके हैं, वो वोटर होते हैं इसके। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इतना लिस्ट है, इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये वोटिंग होता है, और इनका विधान परिषद में सिलेक्शन, विधान परिषद में यही लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कि इसमें से हमने स्थानीय निकाय के बारे में लिखा, शिक्षक के बारे में लिखा, स्नातक के बारे में लिखा, बट उद्योगपति का अलग से कोई चर्चा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ठीक है, भारतीय प्रशासन की बात की जा रही है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली काम क्या होता है? नीति निर्धारण करना और नीति को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसी बनाना और पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। और पॉलिसी उपज किसका होता है? तो पॉलिसी जो होता है पॉलिटिकल विंग का उपज होता है। जैसे देखते होंगे ना, जब भी इलेक्शन आता है, तो इलेक्शन से पहले क्या होता है, हर एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो मैनिफेस्टो जब जारी करती है उसमें क्या कहती है? हम स्कूल बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे। तो दैट इज क्या है? ये मतलब एक विजन है हमारा कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। अब इस विजन को क्या है कि जो हमारा प्रशासनिक मशीनरी है, लाइक जिसमें हम IAS IPS की बात करते हैं,
तो उसी तरह से पॉलिसी मेकिंग का हमारे पास अभी देखिए नीति आयोग है, उसमें उसको थिंक टैंक कहा गया है। तो इसी तरह से पॉलिसी मेकिंग बॉडी होता है और उसी बॉडी के द्वारा पॉलिसी, उसमें आईएएस का रोल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ और भी विभाग का, आप जिस विभाग का वो, अब मान लीजिए रोड बनाने की बात है तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो होता है परिवहन विभाग का, उसके अधीन हो जाएगा। तो वहां पे जो भी उसके अधिकारी होंगे वो, तो ये क्या कर रहा है कि भारतीय प्रशासन जो विभाजन प्रणाली है वो संबंधित है नीति निर्माण और क्रियान्वयन से, इसको कार्यान्वयन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि निर्माण करने के लिए एक इकाई है और दूसरा उसको इंप्लीमेंट करने की इकाई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति और कार्यान्वयन। नेक्स्ट देखें, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और ये स्टेटमेंट वित्त आयोग के संदर्भ में है ना। पहला स्टेटमेंट क्या है कि वित्त आयोग एक संविधिक निकाय है, ठीक है। संविधिक का मतलब क्या होता है? संविधिक का मतलब होता है कि जिसका संविधान में चर्चा है, संविधान में वर्णन है। और संविधान में वर्णन का मतलब क्या हुआ? किसी आर्टिकल के तहत वो आएगा, ठीक है। तो हमारा जो वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के तहत वर्णित है ना, 280 में है। और उसके तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है हर 5 साल पे वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अनुच्छेद 280 के तहत संविधिक निकाय है, ठीक है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे चले कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा कि कहीं भी आयोग का कंसेप्ट आए, ठीक है, तो आयोग क्या होता है कि या तो वो गवर्नमेंट का हो, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो, या तो प्राइवेट संस्था का भी। आयोग को जब बनाया जाता है तो किसी एक पर्पस के लिए बनाया जाता है कि वो आप हमें बताएं कि ये जो हम करने जा रहे हैं, कोई भी प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब क्या क्या कर सकते हैं तो क्या होता है कि आयोग जितने उसके पास रिसोर्सेस होता है, जो भी डाटा है उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को देख करके, और एक वो अपना जो है ना रिकमेंडेशन तैयार करता है, सिफारिश तैयार करता है और वो सरकार को पेश करता है कि देखिए ये हमारा रिकमेंडेशन है, ये सिफारिश है, अब आप इसके ऊपर अमल कर सकते हैं तो आपको इसी तरह से आउटकम आएगा, इसी तरह से आपका रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो है आयोग, कोई भी आयोग जो होता है वो सलाहकार नेचर का होता है। मतलब वो ये नहीं सरकार को कह सकता है कि हमने ये आपको कहा है और आप ये करें, ऐसा नहीं। वो सलाह देता है, ऐसे वो सिफारिश अपना दे देता है सरकार को। अब सरकार का मानना ना मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि सरकार भी बॉन्डेड होता है काम को करने के लिए, तो सरकार क्या है कि उसके अकॉर्डिंग अपना पॉलिसी और प्रोग्रामिंग बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा हो गया, ठीक। और उसके बाद देखिए चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये जो है ये आप याद रखना होगा कि पहला वित्त आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1950 में ना होकर के 1951 में हुआ था, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारा जो है फोर्थ स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो गया और बाकी सारा स्टेटमेंट ये सलाहकार नेचर का है, सही है, ठीक है। आर्टिकल 280 के तहत है, ये सही है। और वित्त आयोग एक संविधिक निकाय है जो कि आर्टिकल के तहत है, डायरेक्ट इससे रिलेट कीजिए इसको, तो ये तीनों सही है। अब देखिए कि हमारा बुक में आंसर दिया है, ठीक है। तो बुक से आंसर को हम मिलान करेंगे। देखिए हमारा क्या था 1, 2 और 3, तो देखिए हमारा किसी भी ऐसा एक भी नहीं है जिसमें 1 और 3 डायरेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे 4 है, इसको नहीं ले सकते, यहाँ 4 है, इसको नहीं ले सकते हैं, यहाँ 2 और 3 है, ये जाएगा, बट यहाँ पे 1 नहीं है और यहाँ भी 4 है, तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया वही आपका अंतरिम सरकार का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5-7 है, बिल्कुल आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा है, तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या थे, खाद्य और कृषि से, और एक थे हमारे श्रम मंत्रालय से जो जगजीवन राम थे, बिहार से रिलेटेड। इसके अलावा भी और भी है, जरूर नहीं है बिहार, इसको याद कर लीजिएगा। वित्त मंत्रालय से रिलेटेड एक थे लियाकत अली, उनके बारे में पूछ चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया खाद्य और कृषि से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखें 66 का क्वेश्चन,
ठीक है। अभी तक हम लोग देखे 67 का री एग्जामिनेशन और 67 एग्जामिनेशन, और हम देखेंगे 66 का। ठीक है, 66 का देखिए, ये हमसे डिसेंट्रलाइजेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट मतलब विशेषता, ठीक है, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है लिखा हुआ, बट इसको समझने का जरूरत है। और कभी भी आप एग्जाम में जाएं, बीपीएससी का एग्जाम देने, तो बिल्कुल हम लोग लेमैन नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश भी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो कोशिश करें कभी कभी इंग्लिश में भी जाकर के नहीं अगर समझ में आया ना, तो यहीं पर परेशान होने का जरूरत नहीं है। इंग्लिश वर्जन जो है उसका जरूर देख लें एक बार, उससे पता चल जाएगा, वहां पे दे देगा स्पेसिफिसिटी, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आ जाएगा कि अच्छा विकेंद्रीकरण के गुण के बारे में पूछ रहा है। बस इजीली आप इसको आप नहीं भी समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, नहीं, है ना, इस टर्म को पकड़ेंगे कि ये कह रहा है नहीं, ठीक है। अब देखिए स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की बात की गई है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी का कांसेप्ट क्या था, स्वराज और ग्राम स्वराज की बात की गई थी, किनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो गांधी जी का स्वराज, जो ग्राम स्वराज की बात की गई थी, उसमें दिया गया था कि पंचायतों को आप ऑटोनोमस बनाएंगे, पंचायतों के पास पावर देंगे, तो पंचायत को दिया गया है ना 29 सब्जेक्ट्स दिया गया है, जिसमें कि पंचायत जो है अपने लिए कानून बना सकता है, उस और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है, ठीक है। बजाते उसके पास उसका अपना फाइनेंस कमीशन भी है, जो कि उसके बजट को देखता है और उसके बाद सरकार को रिकमेंडेशन देता है कि आप पंचायतों को इस तरह से बजट डेवलप करें ताकि वो उस पर इम्प्लीमेंट कर सके अपने प्लानिंग को, है ना। तो स्वायत्तता जरूरी है। उसके बाद लोक सहभागिता, इसका क्या मतलब है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का भागीदारी। तो लोगों का भागीदारी, पंचायती का सिस्टम बाखूबी इसको निभा रहा है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में भाग लेते हैं, इलेक्शन के साथ साथ कहाँ ग्राम सभा का जो बैठक होता है वहां भी लोग ग्रामीण भाग लेते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो ऑप्शन क्या है, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। देखिए ये टर्म गड़बड़ है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब हमारे यहाँ लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप अपने बिहार में ही देखें, अदर स्टेट को छोड़ दिए, बिहार में देखिए, तो क्या है कि ग्रामीण लोग अब पॉलिटिक्स के प्रति जागरूक हुए हैं। लोगों को पता चलने लगा है कि हाँ पंचायत में अगर ये मुखिया बने तो क्या होगा, ये सरपंच बने तो क्या होगा, हम अगर इनको बनाते, तो ये क्या होता है पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो क्या हो रहा है कि उसके साथ साथ जब हम अवेयर हो रहे हैं, तो हम अपने से डिसीजन ले रहे हैं कि हमको इनको बनाना है, इनको नहीं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जाग रहा है, नहीं जगाना नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट क्या है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ठीक है, एम्पावरमेंट। अब इसमें देखिए कि 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है पंचायती राज में बिहार सरकार के द्वारा। जैसे बिहार सरकार पहला स्टेट है जिसने पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, ठीक है। अब तो बहुत सारे 12-13 स्टेट हो गए हैं। तो ये क्या है, और साथ ही साथ ग्रामीणों को एक मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, ठीक है। लोकल पॉलिटिक्स की बात है तो क्या होता है यहाँ पे सशक्तिकरण भी हो रहा है, महिलाओं का भी हो रहा है, अलग से आरक्षण देकर के उनको भी लाया जाए जारा मिनिस्ट्री में और मेन, ठीक है। तो ये सही होगा, बाकी हमारा जो गलत होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, ये नहीं होगा, है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट चले, देखिए ब्रिटिश शासन काल में, ठीक है, इसको पकड़िएगा, संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ब्रिटिश शासन काल की बात की जा रही है, ऑप्शन एक नजर में देखें तो हमारे पास एक देखिए 1955 की बात की गई है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट या तो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारा कुछ ब्रिटिश काल का ही है घटना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 1955 जो दे दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। ये बाद में आया है जब हम लोग को आजादी मिल गई, ब्रिटिश शासनकाल खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। बिल्कुल ये याद रखना है आपको, अनुच्छेद 324, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो आपके पास अनुच्छेद दिया हुआ है अनुच्छेद 148, ये किससे रिलेटेड है, सीएजी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको कहते हैं महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। तो ये सब है, कुछ आर्टिकल आपको याद रखना है,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और 325 जो है ये इलेक्शन से ही है, बट गठन किया क्या क्या है, स्थापना की बात की जा रही है, निर्वाचन आयोग की स्थापना की, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये सीएजी से रिलेटेड है, इसको याद रखेंगे, सीएजी से रिलेटेड है और कहां से कहां तक है, तो 148 से लेके 151 आर्टिकल 151 तक जो है सीएजी से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद 152 से क्या स्टेट पे आ जाता है ना। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। इसके जो ऑप्शंस है ना चार, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और तभी आप इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है बट ये ऑप्शन लंबा लंबा दे करके आपको लगेगा कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, तो टफ क्वेश्चन नहीं है, आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़िए, देखिए खुद ब खुद आंसर निकल के आएगा। कहा गया विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ क्या है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जब हम आर्टिकल 14 को याद करें तो उसमें क्या है कि सबों के लिए एक जैसा कानून है ना। अब देखिए यहाँ पे आइए उसी को बिल्कुल इंप्लीमेंट करने की बात कीजिए कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, तो कहीं सिंस क्या हो रहा है, ये सही लग रहा है हमें, लेकिन फिर भी हम सारा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन एक है जिसमें इनमें से एक से अधिक और कोई नहीं भी है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ठीक है, तो एक कानून तो ठीक है लेकिन एक राज्य की जो बात की गई है, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी है। दूसरा क्या, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। ठीक है, सभी के लिए एक राज्य, तो फिर हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फिर देखिए एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, मतलब ये एक के लिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो हमारा जो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, सबों को एक साथ समता का अधिकार। ठीक है ना, आर्टिकल 40 से आर्टिकल 18 तक है ना, उसी में ये चर्चा किया गया है, इसको तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखिए आगे आपके पास कि जो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है ना। अभी हम बता रहे थे जस्ट पहले किसके तहत दी गई है, तो आर्टिकल 243 जी के तहत। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 243 जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन लाया गया पंचायती राज से रिलेटेड है, जो पंचायती राज से लेके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल एस्केप नहीं करेंगे। पंचायती राज सिस्टम को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से आप पढ़ेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 40, और अगर इवन इससे पहले पूछा जाए कि ये किनका कल्पना था, तो गांधी जी का, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बीपीएससी में पूछा हुआ है। और देन उसके बाद आपको 73rd 74th अमेंडमेंट और 73rd 74th अमेंडमेंट के जो बिल्कुल ही उसके आर्टिकल्स वगैरह जो है उसको भी एक सरसरी निगाह जरूर देखेंगे। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए 73rd संशोधन जो है, वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, तो किस संविधान संशोधन बिल से इसका शुरुआत किया गया था, इसको याद रखें बिल्कुल कि 64th संविधान संशोधन बिल जो आया था वहीं से इसका शुरुआत किया गया था, और लास्टली 73rd में जाकर के इसको पास कर लिया गया और ये कानून बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब 66 री एग्जाम की बात करें, 66 री एग्जाम हम लोग देखते हैं। ठीक है, जानवरों की क्रूरता के प्रति, जानवरों के प्रति जो क्रूरता होता है ना, की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है।
ठीक है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को, तो ये जो है ना, ये हमारा समवर्ती सूची में है। ये किसमें है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होगा? ये पहले देखिए, केंद्र क्या है सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये क्या है? तो हमारे ये जो तीनों पार्ट है ना, ये जो हमारा अनुसूची है, कौन सा? 7वीं अनुसूची है ना, इसमें डिवीजन किया गया है, पावर का डिवीजन। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची का पार्ट है तीनों। अब इसमें क्या है? केंद्र का जो सूची है, जिसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये कंकरेंट लिस्ट। तो जो समवर्ती सूची है, इसमें क्या करता है कि इसमें सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों इसमें जो है कानून बना सकता है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग। बट अगर कोई एक ही विषय पे सेंट्रल के द्वारा और स्टेट के द्वारा, दोनों के द्वारा अगर कानून बनाया गया होगा, तो सेंट्रल का कानून मोर इफेक्टिव होगा एज रिस्पेक्टिव टू स्टेट का। ठीक है, तो ये जो है जानवरों के प्रति क्रूरता, ये जो भी दोनों के लिए हो सकता है ना इंपॉर्टेंट। स्टेट के साथ साथ क्या है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह की बात की जाती है, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब बनाया जाता है, फिर प्रोटेक्शन के लिए लॉ वगैरह बनाया गया है, तो इसीलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। कब हुआ था प्रथम बैठक संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट आपको डेट दे करके, और उसमें पूछा गया था दिसंबर दे करके, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल, देखिए अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव मंडल हमने देखा था, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रपति उपचुनाव और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव मंडल होता है, ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज हम कंसेप्ट आपको बता दें कि हमारे पास जितने भी सभा होते हैं, ठीक है, सभा का कंसेप्ट याद रखिएगा। सभा मतलब क्या क्या? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, जितने भी सभा है, ये 3 ही सभा है हमारे यहाँ। ठीक है, विधान परिषद नहीं, वो सभा नहीं है, सभा की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदी में इसको याद रखना है। सभा, तो जितने भी सभा है, और इन सारे सभा में जो इलेक्टेड निर्वाचित जो सदस्य हैं, वही इसके वोटर होते हैं। ठीक है, वही जो है इसके चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सही हो जाएगा। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सही होगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सही होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या है? सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए एक ही ऑप्शन में सारा कुछ डाल दिया है। ना इसको देखिए, पढ़िए कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्या इलेक्टेड, देखिए यहाँ पे लिख दिया इलेक्टेड, है ना, निर्वाचित सदस्य। लेकिन नीचे देखिए क्या लिखा है? राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित, अभी हमने बताया राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, बिल्कुल याद रखिए सबका निर्वाचित, हमेशा निर्वाचित खोजना है और सभा में ही खोजना है। ठीक है, जहां जहां ऑप्शन हमको मिलेगा, लाइक देखिए यहाँ क्या है? राज्यसभा के सभी निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित, बट यहाँ देखिए राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य लिख दिया, निर्वाचित का कंसेप्ट यहाँ खत्म, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे। ऐसे एक ही ऑप्शन लेके सारा कुछ आपको डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी ये दोनों भी सही है, तो आपको हमेशा ऑप्शन लेके जाना है ई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 110 की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में
क्या सम्मिलित है। ठीक है, टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना और भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो धन विधेयक होता है वो सारा कुछ रिलेटेड होता है इन चीजों से, है ना। ठीक है, टैक्स ये सारा कुछ क्या, धन विधेयक का मतलब क्या, जहां भी धन से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, तो उसको एक तो इसमें दोनों होता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक। धन विधेयक का मतलब जिसमें कि टैक्स वगैरह का कंसेप्ट आ गया है, तो ये सारा कुछ जो है ना, देखिए संचित निधि से बात की जा रही है, तो ये सारा ऑप्शन आपका सही होगा, ये सारा जो है धन विधेयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका सारा सही होगा। हमारा ऑप्शन क्या जाएगा सही, ये ऑप्शन सही होगा, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इंदिरा साहनी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ का मुकदमा हुआ उस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। ठीक है, ये मामला जो आया था रिजर्वेशन से रिलेटेड आया था। ठीक है, सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मूल ढांचे का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के, तो देखिए इन सबों के लिए प्रावधान बनाया गया है पहले से। ठीक है, बेसिकली अन्य पिछड़ा वर्ग जो था ओबीसी का जो कांसेप्ट आया तो बाद में मंडल कमीशन के बाद शुरू किया गया था। ठीक है, और उसमें बहुत सारा विरोध हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये भी केस है हमारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित ये है। ठीक है, ऑप्शन ये आंसर होगा, इससे रिलेटेड मंडल आयोग को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सब जो है आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में ऑलरेडी पहले से मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 15 का 4, 15 का और 16 का 4 देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको ये दोनों चीजें। ठीक है, और अभी जो हमारा आया है ना कंसेप्ट ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट, ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट, तो उसमें याद रखेंगे कि आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 ये दोनों जोड़ा गया है। ठीक है, 16 क्या होता है, आर्टिकल 16 जो है अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ठीक है, लाइक एडमिशन से लेकर के मेडिकल, मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात करें या तो फिर नौकरी की बात करें, वो था अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो क्या है 16 में मेंशन है। और यहाँ क्या है कि जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ना, जिसमें कहा गया है लिंग भेद धर्म के आधार पे हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, तो इसकी बात की गई है। तो इसके तहत भी जो रिजर्वेशन होता है दोनों को एक साथ कंबाइन करके दिया जाता है, तो इसीलिए ये दोनों आर्टिकल जोड़ा गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत। ठीक है, ये आपका जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है 2019। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को बरकरार रखते हुए और ये रिजर्वेशन को जारी रखा है। ठीक है, इसको खारिज नहीं किया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15% या आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। ठीक है, तो जहाँ राष्ट्रीय दल की बात की जाती है तो ये 6% का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूज किया जाता है। इसको याद रखेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे क्या होगा 6% का। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछ दिया, आधे से ज्यादा राज्यों में, तो ये कंसेप्ट नहीं आएगा। 6% तो है वैध जितने वोट पड़े उसका 6%। ठीक है, या तो 4 राज्यों में, जैसे ये जो कंसेप्ट था अगर ये रहता इसके साथ ये रहता तो ये सही होता है। अदरवाइज यहाँ आधे राज्यों का कंसेप्ट है, 4 मैक्सिमम स्टेट होता है, 4 स्टेट में अगर बना दिया गया 6% वोट आ गया उनको, जितने भी मत पड़े वैध मत, ठीक है, जो रिजेक्ट नहीं हुए हैं, तो फिर वो
जो है राष्ट्रीय दल, और अभी रिसेंटली जो है राष्ट्रीय दल कौन बना, तो आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा इसका। कोई भी हमारा ऑप्शन जो है ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, और सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव इसमें क्या होता है ना कि जैसे बजट में जो एस्टिमेशन दिया जाता है ना, तो एस्टिमेशन होता है तो एक ऑप्टिमम एस्टिमेट किया जाता है कि हम इतना में जो है किसी भी, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट, पुल का प्रोजेक्ट है या रोड का प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए प्लानिंग बनता है। और प्लानिंग के साथ साथ क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिटेल रिपोर्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नाम दिया गया है उसको। तो उसमें क्या होता है, सारा कुछ मेंशन होता है कि हम क्या बनाएंगे, क्या क्या हमारा खर्च होगा, तो वो एस्टिमेशन होता है। तो उसी एस्टिमेशन को रखा जाता है जब वहाँ पे, और उसके बाद जब कटौती प्रस्ताव आता है तो उसमें क्या आता है कि जो अननेसेसरी खर्च वगैरह की बात की, तो उसमें वो इंडिकेट किया जाता है कि ये सारे अननेसेसरी खर्च है, इसको ना करके तो बजट की कटौती की। इसमें देखिए क्या है कि बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना, ये होता है कटौती प्रस्ताव में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी के प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, इससे रिलेटेड दो चार टर्म है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दो सूची है, सूची 1 और 2। बाकी इसको आप देख लीजिए, फिर हम देखते हैं ऊपर। ये देखिए, ये हमारे पास ये है। अब आप इसको देखें, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, इसको किस आर्टिकल से है, सामान्य आचार संहिता, ये किस आर्टिकल में है, कृषि एवं पशुपालन। तो ये आपको बिल्कुल आर्टिकल याद रखना है। ये तो सबको याद होगा, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 है ना। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो क्या है, आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। उसके बाद कॉमन सिविल कोड, जिसका भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है ना, वो आर्टिकल 44 का पार्ट है, सारा डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राम पंचायत की गठन की बात की जा रही है वो आर्टिकल 40 के पास, समान आचार संहिता ये आर्टिकल 44। ठीक है, अब क्या है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो ये हम पृथक्करण की बात कब करते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करते हैं अनुच्छेद 50 में। और देखिए यहाँ पे कृषि और पशुपालन की बात की है, सी ऑप्शन, कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन की बात हम लोग करते हैं जो आर्टिकल 48 में करते हैं। और लास्टली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है ये आर्टिकल 51 में। ठीक है, तो हमने बोला ना कि आपको आर्टिकल 1 to 51, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे पार्ट 1 में हमारा क्या है, भाग 1। ठीक है, भाग 1 समझे, भाग 1, इसमें आर्टिकल 1 to 1 से 4 तक। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, संघ के बारे में चर्चा किया गया है ना। उसके बाद भाग 2 जो है, भाग 2 इसमें क्या है 5 से 11 आर्टिकल तक है ना। ये क्या है, हमारा नागरिकता की बात करता है। ठीक है, उसके बाद भाग 3, तो भाग 3 जो है ये हमारा क्या, फंडामेंटल राइट, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा कहां से है, 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, और उसके बाद जो भाग 4 है ये डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको कहते हैं डीपीएसपी, ये हमारा 36 से लेकर के और 51 तक है। और इसी के साथ एक और याद रख लीजिए, भाग 4 का जो है आर्टिकल 51A, इसमें क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इतना याद रखना। अभी सारा मौलिक कर्तव्य क्या है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। स्टार्टिंग से 10 था और एक बढ़ाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, ठीक है 86 2002 में, उसके तहत। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल इतना याद होना चाहिए। और इससे रिलेटेड सारा आर्टिकल अगर आप याद रखते हैं तब कहीं दिक्कत नहीं होगा। बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन है यहाँ से रिलेटेड ज्यादा होता है, तो आप इसको आराम से इजीली टैकल कर लेंगे। लाइक देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीवियस बीपीएससी में कि जो
अभी हमारे यहाँ शराबबंदी कानून है, तो वो किस आर्टिकल के तहत है? ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आर्टिकल इतना में शराबबंदी है, लेकिन आर्टिकल 47 जो है, आर्टिकल 47 उसमें मेंशन किया गया है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो अपने जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करे। ठीक है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है शराब, तो इसीलिए आर्टिकल 47 के तहत जो है शराबबंदी किया गया है। तो ऐसे जो है ना आप उसको डिटेल में जानेंगे तो वहां से आप उसको कोरिलेट कर लेंगे इसी और आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, लाइक ए का 5 है ना, फिर बी का 1, सी का 2, डी का न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण, ये हो गया आर्टिकल 53, और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, ये आर्टिकल 51 है जो 4 है। ठीक है, अब इसी तरह से कोर्ट में दिया होगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% तक सीमा तक निर्धारित की गई है? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मंत्री परिषद, जैसे अगर मान लीजिए कि हम विधानसभा की बात करें अपने यहाँ, या तो लोकसभा की बात करें, ठीक है, तो हमारे विधानसभा में कितना 243 सीट है ना, विधानसभा में 243 सीट है, 243 सीट है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लोकसभा की बात करें तो हम लोकसभा का ही चर्चा करें, विधानसभा ना करें। कितना है 545। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा संविधान, लोकसभा में कुल जो सदस्य है उसका 15%, ठीक है यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ, तो इतना ही मंत्री परिषद, मतलब जो मंत्री परिषद होता है ना, अलग अलग बनाया जाता है, गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, स्वास्थ्य हो, तो ये सब जो बनाया जाएगा वो क्या होगा कि जो 545 है उसका कितना, तो 15%। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन एज लाइक स्टेट में भी लागू होता है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है ये कौन से संविधान संशोधन में ये किया गया लिमिट, इससे पहले लिमिट नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन 91 जो 91वां संविधान संशोधन है ना 2003 में जिसको लाया गया है, ठीक है, 91 संविधान संशोधन, ठीक है, ये 2003 में जो लाया गया, इसके तहत क्या किया गया, लिमिट कर दिया गया, और लिमिट कितना किया गया 15%। पहले देखिए यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद का जो संख्या होगा वो किसी भी सभा का, या अगर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका कितना परसेंट होगा, तो ये कितना होगा 15%। इसी तरह से होता है ना कोरम की हम बात करते हैं ना, घनपूर्ति, तो क्या होता है 1/10 होता है। तो सेम ये सब चीजों को आपको याद रखना बिल्कुल फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि 15%, और दूसरा फिर ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, तो 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी देखिए क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड समिति है, और कौन सी समिति को किस वर्ष लाया गया है इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए, बाकी याद करने वाला ये है क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि कौन सा कमेटी कब गठित किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला कौन सा है, CH हनुमंता राव कमेटी, ये सारा कमेटी जो है ये सब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पंचायती राज कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बीपीएससी प्री के लिए, तो इसको ध्यान में रखिए, सारा जो कमेटी है इसको यहाँ पे देख लीजिए, और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर कर लेंगे। ठीक है, वो आपको फर्दर एग्जाम अगर आए तो उसमें आएगा तो काम देगा। ठीक है, CH हनुमंता राव कमेटी, ये कब गठित किया गया है, तो CH हनुमंता राव कमेटी गठित किया गया है 1984 में। ठीक है, CH हनुमंता राव 1984 में। फिर GVK राव कमेटी, GVK राव कमेटी बनाया गया है 1985 में। ठीक है, फिर अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी कब बनाया गया, तो अशोक मेहता कमेटी बनाया गया है 78 में। ठीक है, और ML सिंघवी कमेटी ये बनाया गया 86 में, और बलवंत राय मेहता कमेटी बनाया गया 57 में। सबसे पहला कमेटी यही बनाया गया था, बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने ही रेकमेंड किया था त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय जो हम अभी बिहार में अपना देखते हैं, और अशोक मेहता जो है ये 2 स्तरीय की बात की थी। ठीक है, अशोक मेहता
1978 में बनाया गया था। इनको कहा भी गया था कि आप त्रिस्तरीय जो व्यवस्था किया गया है, और वो सबसे पहला जो है नागौर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया था 1959 में, ठीक है। तो इसी के रिकमेंडेशन के आधार पे, ठीक है ना, ये सब याद रखेंगे बिल्कुल कि दो स्तरीय जो बात की गई अशोक मेहता के द्वारा, त्रिस्तरीय बात की गई बलवंत राय मेहता के द्वारा, और एमएन सिंघवी का याद रखिएगा कि जो पंचायत न्यायालय की बात की जाती है ना, वो एमएन सिंघवी के जो कमेटी बना था उसके रिकमेंडेशन पे, पंचायत में जो हम सरपंच वगैरह की बात करते हैं वो उसके पास दिया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 65, ठीक है। 65 में देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया था उसको, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, सही है पूछा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल ही केयरफुली इसको स्टडी करेंगे कि विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो विधायिका का न्यायपालिका से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस का काम करती है, ठीक है। क्या करता है, जैसे जुडिशियल रिव्यू का कांसेप्ट सुने होंगे, न्यायपालिका के पास है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए राज्य की विधानसभा द्वारा या तो फिर संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडल या संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया गया हो और कानून को वैलिडेट करने के लिए अगर मान लीजिए उस तरह का कोई सवाल उठे, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो या तो फिर उच्च न्यायालय जो है वो उसको देखता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये बना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है और वो कानून पारित नहीं होता, लागू नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी जवाबदेही उस तरह से नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या हो गया कि विधायिका जो है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है। ये तो हमने बता दिया आपको। अब देखिए क्या है कि विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विधायिका, विधायिका क्या होता है, विधायिका कानून बनाता है और कार्यपालिका जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये भी उल्टा हो गया कि विधायिका जो है ये अगर कहता है कि कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा तो ये होगा, बट यहाँ पे क्या है कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, तो ये इसको इसका काम है कानून बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का, तो ये भी नहीं होगा। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, तो ये भी नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं है दोनों, ठीक है। अब क्या है कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा कि विधायिका अगर ये कार्यपालिका देता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है तो ये सही होता है। और विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र इसलिए नहीं होते हैं कि अगर इम्प्लीमेंट करना हो कोई भी प्रोग्राम को तो कार्यपालिका हमेशा जो है विधायिका पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, जवाबदेह होंगे। ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया। इस कारण से क्या हो गया हमारा ऑप्शन ई, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायत राज व्यवस्था के तहत हुआ था, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, हरियाणा में बहुत प्रचलित है खाप पंचायत, नहीं बट ये लोकल होता है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या तो किसी तरह से लीगल वैलिडिटी नहीं। उसी तरह से ये जाति पंचायत है, जाति के लोगों के द्वारा अपना बैठक किया जाता है, तो इसका भी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ये हमारे यहाँ तो बिहार में इसका क्या है, जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है उसके तहत बनाया गया ग्राम पंचायत, है ना। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसका जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। और बाकी जो ये तीन है, जन पंचायत, जाति पंचायत या खाप पंचायत, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, ठीक है। देखिए नाम सुने होंगे, पटवारी, जिसको हम लोग अभी क्या करते हैं बिहार में कर्मचारी, है ना।
बाकी अगर देखा जाए शुद्ध शब्द तो कर्मचारी तो हर कोई है जो सेवक है सरकार के, ठीक है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, कर्मचारी जो पंचायतों में पोस्टेड होता है, बेसिकली उनका नाम है पटवारी और इनका काम होता है भूमि। क्योंकि ये क्या है, आप देखे होंगे, अगर इसको देखें ब्लॉक के लेवल पे हो, जो सर्किल के लेवल पे होता है, अंचल जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो अंचल क्या है, राजस्व का पार्ट है अंचल, ठीक है। तो अंचल में क्या होता है, अंचल का अधिकारी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीईओ, उसके बाद सीआई कहते हैं, ठीक है, सर्किल इंस्पेक्टर जो अंचल निरीक्षक, और इसके बाद ही आता है हमारे पास क्या, कर्मचारी जो पटवारी, ठीक है। ये सारा जो हायरार्की है, ठीक है, ये दोनों ब्लॉक का है और ये जो है वो पंचायत का पोस्ट अभी जो हमारे बिहार में एग्जिस्टिंग है। तो ये क्या है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड ये अधिकारी है, तो ये इसमें आ जाएगा आंसर क्या आपका, पटवारी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श या कानून की एकरूपता। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो जो हमारा केंद्रीय शासन व्यवस्था है क्या है, वो त्वरित निर्णय के लिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय नहीं होता है, क्योंकि हम जब नीचे मान लीजिए कोई हमारा जो प्रॉब्लम है या तो कोई भी इश्यूज है लोकल लेवल पे, तो उसको क्या है, सेंट्रल लेवल पर पहुंचने में टाइम लगता है, फिर वहां से पॉलिसी बन के इम्प्लीमेंट होने में, ये त्वरित निर्णय का तो नहीं है विशेषता, ठीक है। लचीलापन तो क्या है, रिजिड लचीलापन सबका एक मिक्सचर है जिसको कहते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इसमें दोनों चीज आती है बीच में। और ये क्या है, बड़े देशों के लिए, तो ये हम मान सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल सिस्टम है जो बना हुआ केंद्रीय शासन, तो ये क्या छोटे जगह के लिए होता है, जैसे पहले का अगर शासन व्यवस्था देखें, कबीला का शासन व्यवस्था है, या तो छोटे छोटे जो ग्राम होता था उसका, तो इंडिविजुअल सबका होता था। तो ये जो व्यवस्था है, केंद्रीय व्यवस्था क्या है, ये इसके लिए नहीं है, बाकी सबों पे लागू हो जाएगा, ठीक है। बड़े देशों के लिए, बड़े देशों के लिए केंद्रीय, जैसे हमारा कंट्री की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया क्या है, देखिए एक तो पहले हम इंडिया सेंटर के रूप में देखते हैं इंडिया को, उसमें फिर क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टेट के रूप में, स्टेट्स के रूप में। तो क्या केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है, ठीक है, ये क्या इसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तक हम इसको डिवीजन नहीं करते हैं तो फिर ये बड़ा, अगर कोई देश है, बड़ा देश है, तो एक जगह से हम कहीं से सेंट्रलाइज शासन इस पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आम आदमी पार्टी, देखिए अभी क्वेश्चन अभी के लिए रिलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन जब ये पूछा गया था उस समय क्या था, ये राज्य स्टेट पार्टी के रूप में था, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय पार्टी हो गया है, जबकि गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा गया है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम कहा गया है उत्प्रेषण को, ठीक है। पोस्टमार्टम किसे कहा गया है, उत्प्रेषण को। इसमें क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी जो अपने ड्यूटी को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है, तो उसको न्यायपालिका के द्वारा क्या होता है, स्वतः संज्ञान लेकर के, और उसको कहा जाता है कि आप अपने ड्यूटी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। तो ये कब पता चलेगा कि ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा, तो जब तक उनके कार्यों को हम देखेंगे नहीं, तो इसीलिए इसको पोस्टमार्टम कहा गया है कि पहले हम उनके कार्यों का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इसीलिए ये पोस्टमार्टम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम हमारे पास जो एग्जांपल है, वैसे तो जानते होंगे कि भारतीय राज्यों में राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या किसकी है, यूपी की है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो इसमें क्या करना होगा कि हमको याद करना होगा कि हर एक स्टेट का कितना कितना है।
ठीक है, तो एक बार आप एक नज़र से देख लेंगे, अगर याद रहा तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश का 60 है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 68 है, और मणिपुर का 60 है, और मेघालय का भी 60 है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप इस रूप में छाट सकते थे कि ये बाकी 7 सिस्टर का पार्ट है, तो ये सारे छोटे छोटे स्टेट है, तो इसलिए यहाँ का संख्या बनस्पत तो हिमाचल प्रदेश कम होगा, तो इस कारण से हिमाचल प्रदेश हमारा सही आंसर हो सकता है, बट ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सर्टेन कब होंगे, जब आपको ये डाटा याद रहेगा। ठीक है, तो इसको आप डाटा एक बार देख लेंगे, अगर याद रहा तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश जो 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए वरीयता क्रम है। ठीक है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारा वरीयता क्रम आपके पास दिया गया है, तो एक सरसरी निगाह आप इसको देख लीजिएगा, आपके रिजोल्यूशन वगैरह उसमें भी मिल जाएगा, आपको एक जगह वरीयता क्रम लिखा हुआ है, और नहीं तो फिर आप लक्ष्मीकांत का सहायता लेकर के उसमें देख लीजिए। एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे कि कौन कहाँ पे है, बेसिक पूछ लिया है क्वेश्चन, हमें भी हो सकता है रिपीट करें तो, बट यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो वरीयता क्रम में इन सबों से ऊपर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जीके का क्वेश्चन है, इसको बस रटना ही होगा आपको हर हाल में इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ तो ये हमने अब तक क्या है 65 तक का हमने क्वेश्चन कर लिया पॉलिटी का। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लगभग आपको 60-62 तक कर देंगे। ठीक है, उसी से रिपीट जो होना होगा तो वहीं से क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। ठीक है, थैंक्स।